हेलो बच्चों, क्लास 10th के साइंस में हम अध्याय 10 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, जिसमें हम परावर्तन और अपवर्तन की घटना को देखेंगे समतल सतह से। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट के वीडियो में परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के दो नियमों के बारे में जाना। ठीक है, तो हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आती है, टकराती है तथा वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, इस समतल सतह से टकराई और टकराकर वो वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हमने इसके दो नियम में क्या देखा? पहला नियम ये था कि आपतित किरण, यानी वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या देखा हमने कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण मतलब जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण मतलब जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपतन कोण, यहाँ पे बनेगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे 40 का बनेगा तो यहाँ पे भी 40 का बनेगा। ठीक है, इतना हमने लास्ट के वीडियो में जाना। आज हम इस टॉपिक के अंदर ही एक और चीज़ जानेंगे। ठीक है, परावर्तन से ही रिलेटेड हम कुछ और चीज़ों को भी आज पढ़ेंगे। सॉरी, मैंने इस बार नोट्स नहीं बनाया है। ठीक है, इस बार मैंने खुद लिख के नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं डायरेक्ट बुक से ही आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आज हम बुक से ही समझेंगे। तो देखिए, जो अगला टॉपिक है वो है समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परावर्तित किरण मतलब ये वाली किरण, ये इधर से आई, इधर से गई। ठीक है, तो अगर हम इस समतल दर्पण, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये समतल दर्पण को अगर हम घुमा दें, तो घुमाएंगे तो उसका परावर्तित किरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या होगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रकाश की किरण आई, ये इस समतल सतह से टकराई और टकराकर वापस चली गई। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि आपतन कोण आई कितना बना है? 52 अंश का। ठीक है, और परावर्तन कोण भी क्या हो गया? 52 अंश का, है ना। हमने पढ़ा ना नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए कहा गया है यदि समतल दर्पण को 35 डिग्री एंगल कोण से घुमा दे, तो यहाँ पे देखिए ये तो हुई पूर्व की स्थिति। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो समतल दर्पण है इसको इस तरह से 35 डिग्री एंगल पे घुमाने पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी 35 डिग्री एंगल घुमाने पर, इस दर्पण को जो सीधा था उसको क्या कर दिया हमने? इस तरह से ऐसे घुमा दिया। कितने एंगल पे? 35 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जो आपतन बिंदु पर जो पहले अभिलंब बना था, ये भी क्या हो गया? घूम के, ये पहला वाला अभिलंब, पहले की स्थिति वाला। ठीक है, तो जब हमने दर्पण को घुमाया 35 एंगल पे, तो ये जो अभिलंब है ये भी इधर पे जाके घूम जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा कि कितने डिग्री एंगल पे घूमेगा? ये भी 35 डिग्री एंगल पे घूम जाएगा और 35 अंश का क्या बना लेगा? कोण बना लेगा। ठीक है, ये पहले की स्थिति है। जब हमने दर्पण को घुमाया तो यहाँ पे जो अभिलंब था वो भी घूम के इधर आ गया। ठीक है, ये भी 35 अंश घूम गया। इस समय दर्पण की नई स्थिति क्या हो गई? ए डैश बी डैश। ठीक है, ये पहले वाला क्या था? ए और बी, और अभी जब हमने घुमाया दर्पण को तो क्या हो गई उसकी स्थिति? ए डैश और बी डैश हो गई। ठीक है, और नया अभिलंब बन गया। ठीक है, पुराना अभिलंब क्या था? ओ और एन था। ठीक है, यहाँ पे देखिए नया अभिलंब क्या बना है? एन डैश। ठीक है, एन के ऊपर एक स्मॉल सा डैश लगा है। ठीक है, तो एन डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ। तो नया अभिलंब क्या बना है? ओ एन डैश हो जाती है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि आपतन कोण नई स्थिति में पूर्व की तुलना में छोटा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपतन कोण इतना बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये 52 अंश का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
आपतन कोण बड़ा है, ठीक है, और परावर्तन कोण भी बड़ा है। यहाँ पे जो नया स्थिति बना है, यहाँ पे अभिलंब बना है, ये हो गया आपका आपतन कोण, ठीक है, ये वाला आपतन कोण। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि नई स्थिति में परावर्तन कोण कितना होगा? जितना आपतन कोण का होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 35 एंगल बना है, तो यहाँ पे अगर आई का मान 35 डिग्री है तो आर का भी मान क्या होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस स्थिति के करने के बाद, ब वाली की स्थिति के बाद, यहाँ पे देखिए स वाला दिया है कि जब उसको दर्पण को 35 एंगल पे ऐसे घुमा दिया गया तो चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। और पहले क्या हुआ, इस तरह से था, जब हमने घुमाया, घुमाने के बाद कुछ इस तरह से जो है चित्र दिखाई देगा, ठीक है। तो चाहे आप दर्पण को कैसे भी रखो, जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का भी मान होगा। अगला हम देखेंगे समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना, ठीक है। जैसे कि हम जो समतल दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, वो किस तरह का दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होगा, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब को देखना है, या फिर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम खुद भी आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, ठीक है। तो उसी को इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको ओ नाम दिया गया है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, इस दर्पण से टकराती है और हमारी आँखों में पड़ती है, तब हमको ये वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इसको जान लेते हैं। कहा गया है एक बिंदु वस्तु ओ समतल दर्पण के सामने रखी हुई है, यहाँ पे देखिए रखी हुई है। वस्तु ओ से कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण पे क्या करती हैं, पड़ती हैं और क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जब हम दर्पण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परावर्तित किरणें, ये जो है परावर्तित किरणें हैं, ठीक है। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं किधर से आ रही है, इस प्रतिबिंब से आ रही, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को आईने में देखें, ठीक है, आईने को देखते हैं और हमारी पीछे रखी कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, इधर बनता है, ठीक है। तो हमको क्या लगता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, प्रतिबिंब की साइड से। यहाँ पे देखिए डैश डैश करके लगा रखा है, ठीक है। और अर्थात हम क्या समझते हैं, बिंदु आई, बिंदु ओ का क्या होता है, प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए ये वस्तु है और यहाँ पे उसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, इसी वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब। यहाँ पे आई मतलब इमेज, ठीक है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। जब हमारी आंखों को आभास होता है कि प्रकाश किरणें एक बिंदु से आ रही है, जबकि वास्तव में प्रकाश किरणें उस बिंदु से नहीं आ रही होती है, तब ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, आभासी बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो जब हमारी आंखों को लगता है कि प्रकाश किरणें एक बिंदु से आ रही है, ठीक है, कोई भी एक बिंदु से आ रही है, जबकि वास्तव में प्रकाश किरणें जो है उस बिंदु से नहीं आ रही होती है, ठीक है, वो कहीं और से आती होती है, लेकिन हमको क्या लगता है कि उधरी से आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऐसे बिंदु क्या कहेंगे, आभासी बिंदु कहेंगे, ठीक है। और इस आभासी बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब या आभासी बिंदु किसे कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आभासी बिंदु से जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। यह दर्पण पर परावर्तन पश्चात फैली हुई किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाकर एक बिंदु पर मिलाने से बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मिला है, ठीक है। अब देखिए आँखों द्वारा ग्रहण की गई प्रकाश की परावर्तित किरण दर्पण के पीछे किसी बिंदु से उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। देखिए हमारी आँखों के द्वारा जो ग्रहण की गई परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है जो हमारी आँखों पर पड़ रही है, ठीक है।
तो इस दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आने वाली, ठीक है, उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है। हमको क्या लगता है कि इस साइड से आ रही है, दर्पण के साइड से आ रही है, ठीक है। प्रतिबिंब आई, ये जो इमेज बना है आई, उतनी ही दूरी पर नजर आता है जितनी दूरी पर वस्तु ओ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जितनी दूरी पे ये वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पे यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब भी रखा गया है। अगर वस्तु यहाँ होता तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ होता, ठीक है। अगर वस्तु पास में होता तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, पास में ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि जितनी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है या वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की उतनी ही दूरी पर होता है, ठीक है। आप जैसे कि आप आईने के अगर बहुत पास खड़े हो जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी बहुत पास में होगा, और अगर आप आईने से बहुत दूर खड़े हो जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी बहुत दूर दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सेम चीज़ को भी बताया गया है प्रैक्टिकली करके कि समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे जो बनेगा उसकी दूरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितना दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े होते। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप दर्पण के बहुत पास खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी बहुत पास होगा दर्पण से, और अगर आप दर्पण से बहुत दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से बहुत दूर होगा, ठीक है। देखिए यह देखने के लिए आप अपने और दर्पण के बीच एक मीटर स्केल रख लें, ठीक है। अगर आपको मेज़रमेंट करना है तो आप क्या है उसको मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। आपका प्रतिबिंब मीटर स्केल से कितनी दूरी पर बनता है ये चीज़ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने लिए मीटर स्केल रख लें और फिर अपनी और दर्पण के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। देख लें, नाप लें कि कितनी दूरी पर आप खड़े हैं। जब आप दर्पण की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आपका तब आपका प्रतिबिंब किस ओर बढ़ेगा, ये चीज़ भी आप खुद ही आईने में खड़े होकर देख सकते हैं, ठीक है। दर्पण से दूर जाने पर क्या होता है, तो ये सारी कंडीशन जो है आप स्वयं करके अपने घर पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रैक्टिकली टाइप का दिया गया है कि माना कि कोई वस्तु समतल दर्पण है, ठीक है, एम और एम डैश, ये क्या हो गया दर्पण मान लेते हैं, ठीक है। से ओ बी दूरी पर, ये ओ और बी, ठीक है, ओ और बी इस इतनी दूरी पर क्या रखा गया है, एक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा गया है, एक वस्तु है, और ये जो है अभिलंब है। जैसा कि आप जानते हैं ए और एन क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश की किरण ओ ए, ठीक है, क्या होती है, आपतित होती है। यहाँ ये वस्तु रखी है, इस वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पे ए पे टकराती है, ठीक है, यहाँ से अभिलंब डालते हैं और ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, एसी दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश की जो दूसरी किरण होगी ओ और बी, ठीक है, जो दर्पण से क्या होगी, अभिलंबित होगी। यहाँ से देखिए दर्पण से क्या होगी, अभिलंबित। यहाँ पे सीधी लाइन खींच दिए तो ये क्या हो गया, एक अभिलंब भी बन गया, ठीक है। तो देखिए परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में भी क्या होती है, वापस लौट जाती है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई और यहीं से क्या हो जा रही है, वापस आ जा रही है। यहाँ पे देखिए एक इधर पे साइड का एरो लगा है और एक क्या है, इधर साइड का एरो लगा है। इसका मतलब है यहीं से प्रकाश की किरण जा रही है, इस दर्पण से टकरा रही है और वापस इसी मार्ग से क्या हो रही है, वो वापस लौट जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों परावर्तित किरण, कौन कौन सी परावर्तित किरण हो जाएगी, ए और सी, और कौन सी वाली, ओ और बी वाली, ठीक है। तो उसको दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर ये वाला एसी वाला परावर्तित किरण को हम दर्पण के पीछे इस तरह से बढ़ा देंगे और ये ओबी वाले को भी हम दर्पण के पीछे इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। इसको हमने इधर बढ़ाया, इसको हमने इधर बढ़ाया, तो हमको क्या मिला, आई मिला, ठीक है। अर्थात वस्तु ओ का क्या मिला, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, जब हमने दोनों परावर्तित किरण को क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चित्र के अनुसार आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण कौन सा वाला होगा, ओ ए एन, ठीक है। यहाँ पे आई बना है, आई कोण बना है, तो ओ ए एन इज इक्वल टू कोण आई, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा फिर बी ओ ए, यहाँ पे बी ओ और ए, ये क्या है, आई, एकांतर कोण है ये, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1
और परावर्तन कोण, ये था आपतन कोण के लिए। अभी देखेंगे हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, NAC, है ना, जिसमें क्या कोण बना है, R कोण बना है, तो R, ठीक है। उसके बाद देखिए BIA, यहाँ पे देखिए B, उसके बाद I और A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R कोण बना है और यहाँ पे I कोण बना है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, R कोण। कैसा कोण, संगत कोण, ठीक है। इसको हम दे दिए समीकरण नंबर 2। तो परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है, ठीक है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए समीकरण 1 और 2, ठीक है, दोनों क्या हो गया, अगर हम समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिद्ध क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर है जितनी वस्तु की दूरी, ठीक है, या समतल दर्पण से उतनी ही है जितनी वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी जो दूरी होगी समतल दर्पण से, ठीक है, इसकी जो दूरी होगी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर ये वस्तु भी होगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, अगर दर्पण और वस्तु के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो इसका प्रतिबिंब और दर्पण के बीच भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, मतलब ये समतल दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी मान लीजिए कहा गया है 30 सेंटीमीटर है, तब समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना होगा उसको बोला गया है प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहा गया है यहाँ प्रतिबिंब और वस्तु इसके बीच की कुल दूरी, ठीक है, टोटल, ना हम ये बोल रहे हैं कि दर्पण से इतना आधा आधा नहीं बोला गया है, यहाँ से प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की पूरी कुल दूरी एक साथ, ठीक है, हमको ज्ञात करनी है। तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि कोई समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी, कोई वस्तु जो है समतल दर्पण से, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, क्या बोला गया है, 30 सेंटीमीटर बोला गया है, ठीक है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर बोला गया है। तो आप जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु जो है दूर रखी गई। अभी हमने देखा, ये सिद्ध ही किया है कि जितनी दूरी पर वस्तु होगा दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो अतः प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दर्पण की वस्तु से दूरी। यहाँ से इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी दोनों क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे बीच में बराबर कर दिए, ठीक है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी फिर, 30 + 30, ठीक है। मतलब यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ पे अगर वस्तु रखी गई है इसके बीच की अगर 30 सेंटीमीटर है, यहाँ दर्पण से वस्तु के बीच की 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी क्या मान लेंगे हम, 30 सेंटीमीटर मानेंगे, है ना। तो 30 और 30 क्या हो गया, 60 हो गया। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर ये जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, आई बना है और ये जो वस्तु है O, तो इसका और इसका दोनों का कुल दूरी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि हम दोनों इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल दूरी अगर निकालनी होगी तो 60 हो जाएगी, और अगर हमको आधे आधे में बोला गया तो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी 30 है, और अगर हमको बोला गया है कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी निकालिए तो आप क्या करोगे, उतना ही आएगा, ठीक है। तो 30 और इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 60। तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय का अगला टॉपिक देखेंगे।